अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इसके सवालों के जवाब दिए हैं। ये डे वन से, जब से अब्बास को अल्लाह ने वापस बुलाया, तब से ये क्वेश्चंस करता है और ऑन एंड ऑफ करता है ये क्वेश्चंस। सेकेंडली मेरा जो जर्नी है कुछ वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं चाहूँगी सुने सब, अगर टाइम है तो शेयर सुने करना चाहूँगी। करें बात आप। लंगर तैयार तो नहीं, लंगर तो नहीं ठंडा हो रहा? वो लंगर वाले कौन है? आप ही हैं, तो आप बात जारी रखें। जी हाँ सर। तो पहले तो ये कि आपको मैंने जब कॉल की थी लंगर बांटे ताकि उस फर्स्ट दौरान सेशन में, जाने लंगर कर लें। आई थिंक इट वाज बैक इन सितंबर लास्ट ईयर, तो मैंने आपको बताया था कि क्या चल रहा था उस टाइम पे। तब आपसे मेरी बात हुई थी, लाइव नहीं हुई थी, फ़ोन पे हुई थी। आपने मुझे अली हक करवाया था वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। अब्बास को एक्चुअली हाइड्रोकेफेलस था जी, उसका ब्रेन में पानी ट्यूमर था ऐसा, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। उसको ब्रेन में पानी था जो पानी पड़ गया उसके अंदर जी और जी सर, ब्रेन में स्वेल कर गया। बिल्कुल जी। ऐसे ही था। उन्होंने शंट डाल दी होगी, शंट डाल दिया बिल्कुल, लेकिन उसकी रीजन नहीं पता चली कि क्या। नहीं सर, उसकी अच्छा, एक तो मुझे ये रीज़न याद पड़ता है कि शायद उसे ब्रेन ट्यूमर जीबीएम था, ग्लायोब्लास्टोमा बिल्कुल, मल्टीफॉर्मी। ये उन्होंने कहा था कि वी आर सस्पेक्टिंग ये है। जी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको चेक करवाएं सारा। तो तब तक मेरी आपसे बात हो गई हुई थी, तो हमने चेक कुछ भी उस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाई। आगे उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, शंट डाल गई। हाँ जी, नहीं, लेकिन उसमें सर्जरी, उसमें बायोप्सी तो ली होगी। नहीं नहीं ली, क्योंकि वो ऐसी जगह पे सब कुछ था जिसमें आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं, ब्रेन स्टेम। हाँ वो ब्रेन स्टेम में होगा, तो जी उन्होंने जी, छेड़ा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि ऑप्शन है, लेकिन जब मेरी बात हुई थी आपसे तो वो था ये कि अगर हम उसको, अगर कुछ होता भी तो दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और अगर नहीं होता और कुछ उसको छेड़ देते तो दैट कैन एक्चुअली क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम, लाइक आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, सारा कुछ। तो वी डिडंट गो देयर। ठीक है। उसमें ये था कि तब तक मेरी आपसे बात हो गई थी, लेकिन शंट पड़ चुका हुआ था। ठीक है। फिर मैंने जब कॉल की थी तो 6 मंथ्स का टाइम गुजर चुका था। देर वॉज नो चेंज उसमें, और चेंज एंड तक नहीं था उसका कोई भी, कि मैं ये कहूँ कि वाकई में इट वॉज समथिंग लाइक दैट। ही स्टेड हेल्दी थ्रू आउट। खेलना कूदना बिल्कुल नहीं लगता था उसको कोई प्रॉब्लम है, बस वो जब शंट का था तभी था, एंड ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग। शंट की वजह से उसको ऐसे था कि जब कभी वॉमिट होती थी वी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल कि MRI कराएं, चेक करें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उसको कोई ऐसा, मतलब जो वो सस्पेक्ट कर रहे थे सूर्य रहमान थेरेपी के बाद, देयर वाज नथिंग। तो मुझे अब मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं वो सर्जन हैं, तो इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर एवरीबडी, क्योंकि आपको खुद आइडिया कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो वो कितनी जल्दी होता है सब कुछ। तो वो दे वर जंगल फायर की सस्पेक्टिंग तरह स्प्रेड करता बिल्कुल। है। जी। तो आफ्टर सूर्य रहमान थेरेपी नथिंग हैपेंड। उससे पहले का जब वो कह रहे थे तो वी कांट रियली से एनीथिंग, क्योंकि उनको ये पता नहीं था ये कब हुआ है, कैसे हुआ है, बट इट वाज कंफर्म कि हाइड्रोकेफेलस था। उससे पहले हमारा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा मेजर। मैं ड्राइव कर रही थी वहीं पे UK में, और मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे। तो अब्बास मेरे साथ फ्रंट पे था और उसका सर काफ़ी ज़ोर से लगा था आगे। तो आई डोंट नो उसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस हुआ या जो भी हुआ, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि थ्रू आउट पिछला पूरा साल हमारी पूरी फैमिली ऑल टुगेदर जिस तरह एक चेंज आ जाता है बहुत सब में पॉजिटिव। और अब्बास का थ्रू आउट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ जिस तरह वो हो गया रिलीजन के। पहले भी वो बहुत चीज़ें ऐसी बताता था, उसको स्कूल में बहुत अवार्ड्स मिले ऐसे जिसमें उसने एक्सप्लेन किया इस्लाम को। और उसके अभी कुछ अर्से पहले एक उसके फ्रेंड की मदर की ईमेल आई हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उसने छोटे से टाइम में उसको कोई बुक भी गिफ्ट की रेफ्यूजीज से रिलेटेड, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें उसको बताता था इस्लाम की, जिससे काफ़ी इंटरेस्ट उसको पैदा हो गया उसके। और वो काफ़ी डिस्टर्ब था अभी, जो सब इतना जल्दी में सब कुछ हुआ अब्बास का। तो सब कुछ ठीक जा रहा था। मैं जब आई थी लिल्ला आई थी मैं, आप जून में आई थी? जी जी, उर्स में। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ महीनों के बाद इस तरह बैठी हुई ये बात करी होंगी। मुझे यही लगता था कि मैं अब्बास को लेके आऊँगी और वो अपनी सारी स्टोरी सुनाएगा, क्योंकि देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि हम कहीं कोई प्रॉब्लम था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी जो मुझे जिस तरह थ्रू आउट इस सिस्टम ने सपोर्ट किया। जब मैं अभी वापस
यहाँ पे आने का सोचा, मैंने तो नहीं सोचा ऐसा। जब मैं लिल्ला आई वहाँ पे, जब मैं दुआ कर रही थी, तो मुझे जिस तरह मैं आयशा के भी साथ थी, सब लोग साथ थे हम लोग, तो ये लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरी कज़न्स ने भी मुझसे पूछा, मैं उनकी तो तरफ ठहरी हुई थी कि तुम इतनी परेशान क्यों हो जब ही इज़ फाइन, उसको कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर से लगता था कि वो ठीक नहीं होगा, मतलब देयर इज़ समथिंग। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप लाइव कॉल करा रहे थे तो आपने कहा कि मुल्क को कौम के लिए अली हक करें सब, तो मैंने आंखें बंद की और अली हक कर रहे थे और मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे। तो जब उन्होंने करना शुरू किया तो मैंने अब्बास को, जब जो ही मैंने आंखें बंद की तो मैंने उसको वाइट कपड़े में देखा। तो मैंने आपसे ये बात नहीं की क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे जैसे बड़ा क्लियर, और मैंने आंखें खोल दी। मैंने आंखें खोल दी। अब्बास वाज फिट एंड वेल, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था। ये मार्च की बात है। और फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे बार बार, जिस तरह मैं दुआ करती थी कि मैंने उधर जाके दुआ की कि बाबा जी मैं लेके आऊँगी अब्बास को यहाँ पे, तो अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी कि नहीं, वो बहुत तंग होगा इस ट्रैवलिंग में, तो वो नहीं आ सकता यहाँ पे। तो बड़ा क्लियर मैंने आपसे बात की, आपने मुझे कहा सरेंडर करना है। शिरकत के लिए शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता। वो तो क्रिश्चियन है, सियासी लीडर है, एक कैदी है, लेकिन वो उस निस्बत से जुड़ा हुआ है और वहाँ से वो स्ट्रेंथ ले गया। अल्लाह ने उसे पता भी अता की। ये दुनिया बाद में नोबल इनाम वही देते रहे जिन्होंने सारे जुल्म करवाए उस पर। दुनिया का तो खेल अजीब है। एक और बार अजीब है कि पिछले 1 साल में सादात में से 4-5 नूरुलैन, एनी, ये एनियाँ मेरे से जुड़ी हैं। यू आर वन ऑफ दोज। और उसमें एक एनी है, उसकी आपके साथ मुझे वो बात उसकी याद आ रही थी और मेरे दिल में ये बात आ रही थी, अगर मैं ये आपको कहूँ कि वो बात किसी मेडिकल साइंस में या अकल वालों को, मैंने कहा ना कि खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ नहीं, उनके इल्म में ये तो बात नहीं आएगी कि जी 4 दिन पहले उसको मैयर किया तो 4.7 था। इसका मतलब है कि मेंटली तो आप प्रिपेयर्ड थे कि इसके लिए ताबूत या इसके लिए बॉडी या इसके लिए कब्र किस साइज़ की चाहिए। भाई थे, कर रहे थे ना, आपको नहीं बताया, लेकिन जिस वक्त उसको तैयार किया गया तो वो 5.5 था। अब 5 दिन में उसका कद तो नहीं बढ़ गया 1 फुट या 8-10 इंच या कुछ भी। लेकिन आप ही कह रही हैं कि कुछ वक्त कभी कभी आपसे बात करते हुए, मुझे भी नहीं पता मैं आपका फ़ोन क्यों अटेंड कर लेता था, मैसेज भी, और कई बार मैं ऑनेस्टली अब तुम्हें बताऊं कि अभी भी आपने ज़िक्र किया कि आयशा साथ थी, तो मुझे याद आ गया कि आप आयशा से कनेक्टेड थी, आयशा के थ्रू आई थी। आपने ज़िक्र किया शुमाइला का, ठीक है, मुझे शुमाइला की भी पोस्ट और शुमाइला भी याद आ गई, मुझे नहीं याद रहता। अमूमन ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है हर बंदे के लिए कि आपको मेरे पास कौन लाया, मेरा किसने बताया है, या मेरा नंबर किसने दिया है, या मेरे साथ रब्ता कैसे हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, सिस्टम के लिए। जी जी। तो मैंने आपको ढूंढा था इंटरनेट पे, मुझे आपकी वीडियो और बाबा जी से रिलेटेड सब 2010 में पता चला था बाबा जी का। अच्छा। अमेरिका में थी मैं, तो मुझे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने अली हक करवाया था तब, और उन्होंने इसलिए करवाया था कि उन्हें लगता था कि बहुत अच्छा लाइफ में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो कोई अनसर्टेनिटी हो या कुछ। तो उस वक्त मुझे कोई विजन भी आया था, वो मुझे याद नहीं है जो भी। 2015 में मैंने आपकी एक सुनी थी स्टोरी, ये वाली पूरी व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे एक कज़न ने शेयर की थी, वो सुनी थी। और उसके बाद ये जब अब्बास का हुआ तो मैंने आपको खुद सर्च किया था। जब मैंने सर्च किया तो आपकी वीडियोस काफ़ी सामने आई। मैंने आपका नंबर ढूंढा, उस नंबर पे मैंने पहली कॉल की, जब पहला मैसेज, तो आपने मुझे रिप्लाई कर दिया। वो जो आपका एक स्टैंडर्ड मैसेज होता है कि कौन कहाँ से, तो वो इस तरह कनेक्ट हुआ। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मैं बाकी सबसे कनेक्ट हुई। आयशा के साथ जो है वो बात हुई थी, इंटरनेट के थ्रू ही हुई थी। जिस तरह उनसे मैं बात करी थी तो वो तुलुए सहर उनको सुनाया था, लेकिन उनके साथ मतलब उनकी बच्चियों के साथ भी बहुत ज़्यादा, जैसे सजिया के साथ तो मेरी बहुत। और एक और बात मुझे याद आई है, इससे अब सजिया का नाम लिया, तो मैंने इसी तरह ख्वाब में देखा था कि सजिया मेरे पास आई है, अभी जिन दिनों अब्बास को वॉमिट्स थी,
वो आई है, बेड पे बैठी है और अब्बास का बेड खाली है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि उसने मुझे कहा था कि मैं आऊँगी और अब्बास के साथ खेलूँगी, तो मुझे ये बात भूल गई थी, अभी आपसे बात करते हुए याद आई है। मैंने अब्बास का बेड खाली देखा था, तो मैंने साइंस देखे और मुझे बड़ा क्लियर जिस तरह पता चल जाता है कि नहीं हो सकता है। मैं जो दुआएं मांग रही हूँ नहीं हो सकता। सर आपकी बात मैंने बीच में वो कर दी। बात ये थी कि वो आपसे बात करते हुए मुझे वो नूरुल ऐन और एनी याद आ रही थी। वो भी गिलानी सैयद हैं, एक और हैं वो नकवी सैयदा हैं। आप सब की एक मैं सारों की स्टोरी तो नहीं सुना सकता, लेकिन मुख्तलिफ़ के मुख्तलिफ़ तरह के फेजेस थे। एक बात मेरे दिल में आती है कि आले नबी औलाद अली के मसाइब की ड्यूटी जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका बेटा जो है वो ड्यूटी का बंदा था, ठीक है, और उसने अपनी ड्यूटी की उस इलाके में की जहाँ ड्यूटी बहुत मुश्किल है, ठीक है, जो इर्द गिर्द की वीकर रूहें होती हैं वो सक कर लेती हैं आपकी एनर्जी। ये बात हर एक को नहीं समझ आएगी, ऑटो पे हो रहा होता है, लेकिन आपकी ड्यूटी होती है, आप करते हैं। चल उसका सिस्टम रहा है, दुआ सरकार की है कि नहीं अजाब ना आए, अजाब ना आए, मेरी उम्मत पे अजाब ना आए, तो फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वसल्ली ली रब्बी का वन नहर, नमाज कायम रख और कुर्बानी देता रह, ठीक है। ये एनी मुझे इसलिए याद आ रही थी, वो अभी कुछ दिन पहले क्लिनिक पे दोनों मियाँ बीवी और बच्चे आए हुए थे। तो ये जो जसाइनी का मैंने जिक्र कर रहा हूँ, इसको शदीद सर दर्द होती है। यंग गर्ल है, शादी को 4-5 साल हुए हैं, 2-3 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। एनी को 15 साल की एज से सर दर्द होती है शदीद, उसको नहीं पता क्यों होती है। डॉक्टर्स ने बहुत डायग्नोसिस किए, बहुत दवाइयाँ दी, माइग्रेन की दवाइयाँ, सब कुछ, लेकिन माइग्रेन भी वो नहीं होती ठीक उसकी। अब उसका मसला ये है कि वो मेरे से फ़ोन पे बात कर ले तो उसकी सर दर्द ठीक हो जाती है, और या फिर वो क्लिनिक आ जाए, वो बाहर ही बैठ जाए, वो ठीक हो जाती है। अब खामद उसका बाहर होता है, आई थिंक मिडल ईस्ट में कहीं जॉब करता है। वो कई बार इतनी पेन उसकी होती है, लेकिन उसके घर वाले गुस्सा खा जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या तरीका है, उस डॉक्टर के पास ही जाना है। हालांकि वो कई साल से सफ़र कर रही है और उन्हें पता है कि वो ठीक हो जाती है, लेकिन सारे ड्यूटी नहीं भी दे सकते, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन उसके ससुराल में, वैसे कज़न्स भी हैं आपस में, उसके ससुराल में उसके जेठ एक जो थे, मुझे उसकी तस्वीर भी उसने दिखाई, तो वो यंग सा लड़का 30-32 साल का, तो मैंने हंस के कहा कि ये तो ड्यूटी का बंदा है, तो ये कौन है? तो दोनों मियाँ बीवी हंसना शुरू हो गए। तो उसने कहा कि ये मेरे जेठ हैं। तो ये ना आपकी तरह की बातें, अजीब सी बातें करते हैं, लेकिन मैं इनसे भी बात कर लूँ तो ठीक हो जाती है। लेकिन ये हर वक्त घर में नहीं रहते, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ये रात को भी आए तो घर के बाहर चारपाई डाल के सोता है, शादी भी नहीं करता, और अमूमन खाना घर में जो भी पका हो ये सबके साथ बैठता है, थोड़ा सा खाता है, उसके बाद प्लेट लेके बाहर चला जाता है। और ये बचपन से इसकी आदत है और घर वालों को पता है कि ये बाहर खाना खिला खिलू देता है। मैंने सुन ली बातें, हंस के मैंने इतना कहा ये ड्यूटी का बंदा है। अभी मैं मदीना मुनव्वरा चला गया, हुक्म था, चला गया, वापस आया तो वो खुरम ने मुझे कहा जी कि वो एहनी को तो बुला, टाइम मेरे पास नहीं है। मैंने उसे कहा हुआ है कि उसको बुला लिया करो, वो क्योंकि घर कहीं करीब ही है उनका, वो दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं, वो रात के 3 बजे भी आके बैठ जाए तो वो सर दर्द उसकी ठीक हो जाती है। उसका हस्बैंड भी हंसता रहता है कि देखें ये अब इसके चेहरे पे हंसी आ रही है, ये मर रही थी, इसे ये क्या है। तो मैं तो कहता हूँ कि शायद ये भी ड्यूटी की बंदी है, लेकिन इसकी ऑटो पे ड्यूटी है। वो कहती है मेरे से ड्यूटी ले लें, मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया। उसको जिस तरह आप कहती है मैं अपनी अम्मी के लिए दुआ करती, तो मैंने हंस के एक दिन थोड़ा सा कुछ याद करा दिया, तो वो उस दिन से अब उसका होता है कि आपने किसी को बताना नहीं है, वो बचपन की कोई दुआ है उसकी, सैयदजादी है। लेकिन इस मरतबा वो आए तो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा भाई तुमने, मैं सऊदीया था, तुम पीछे सफ़र करी, तुमने उनसे बात कर लेनी थी अपने जेठ से। वो दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुझे कहते हैं कि आपको पता है वो अल्लाह के पास चले गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता। अब उसका खामन भी, यानी उस लड़के का भाई, जेठ का छोटा भाई है इसका खामन, पहले वो कभी नहीं बोलता था। वो अगर कहती थी ना कि वो भाईजान बहुत अच्छे हैं, वो डिफरेंट है इन सब से, वो अगर घर आए मेरी सर दर्द ठीक हो जाती है, तो वो खामन चुप रहता था। और उसके लिए उसका भाई या बड़ा भाई वो उनके लिए अजीब सी चीज़ था या काबिल ज़िक्र नहीं था, या शायद उन्हें शर्म ही आती हो कि ये क्या हरकतें हैं इसकी। लेकिन अब एनी का भाई जो है, बाहर आंधी है बहुत ज़्यादा, अच्छा मौसम तूफ़ान आया हुआ है, बारिश भी हो रही है, अल्लाह खैर की बारिश करे। लाइट भी गई हुई है,
हमारा नेट गया हुआ, ये लाइव नहीं जा रहा? चल रहा है लाइव, लाइव जा रहा है। एनी की सारी गुफ्तगू चली गई है लाइव। शामिर की चली गई है और उसकी हुसैन की। अच्छा, सो मैं पीछे उधर बैठ जाए, पीछे नीचे अगर जगह है तो। मैंने उनके मियाँ जो हैं वो आते थे, बड़े ज़फ़ वाले। सैयद बादशाह है, 30 साल एज उसकी भी है, 30-35 साल काकी की भी। वो आगे चुप बैठा रहता है और हंसता रहता है कि डॉक्टर साहब ये कैसे ठीक होती है। मैंने कहा आप सैयद हैं, आप बताएं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हाथ भी नहीं लगाया। तो वो ठीक होके चले जाती हैं और दुआएं बड़ी देती है, सादी सी पाकपतन की साइड के हैं। तो वो मुझे बस उसने इतना कहा कि भाईजान तो चले गए। वो उनके मियाँ जो हैं वो तकरीबन आधा घंटा अपने भाई पे बोलते रहे, आंखें उनकी बाहर को थीं और बड़ी हैरानी से मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब सैयद ते असी भी हैं, सारा घर ही सैयद है, वो साडा भरा तो कुछ वखरा ही सी। एक तो ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ पागल है, ਇਹਦਾ ਤੇ जानने वाला ही कोई नहीं, ये किन्नू फ़ोन करता पाया। लेकिन ये चीज़ें हमने बचपन से देखी थी कि एक बार हमारी गली में कोई बंदा था, बड़ा बदमाश था, पता नहीं कौन था, उसको पता नहीं पुलिस का फायर लगा या क्या हुआ या लड़ाई झगड़े में उसका ज़ख़म ख़राब हो गया टांग का। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये टांग काटनी पड़ेगी। तो वो उसको लेके आए, रो रहे थे सारे वो। तो वो हमारी दरवाज़े पे आ गया और मेरे वालिद साहब चूँकि सैयद हैं तो खैर है, लगर कर लिए, जाने ठीक, अल्लाह खैर करे। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें इकबाल खैर है, तूफ़ान काफ़ी है भाई और बिजली नहीं है। बिजली का मसला, एसी भी मैं ख्याल इसीलिए नहीं, एसी तो चल रहा है अभी, वो उस पे है, सोलर पे है, नीचे लाइट आ रही। ओहो बेचारे साढ़े लिए कुर्बानी दे रहे हैं, सोलर चला दी। अच्छा नहीं, वो बंद है। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो हैरान थे, लेकिन बचपन से ये बातें ज़रूर थी हमारे लिए। ये लाइफ मतलब हमारे लिए ये रूटीन की बात थी, जिसमें एक वाक़या हुआ जब अभी वो बहुत छोटा ही था, 10-15 साल का होगा। तो वो साहब जो थे, बदमाश था जो भी था, उसकी टांग काट दी। उसने हमारा दरवाज़ा नॉक किया और उसने मेरे वालिद साहब का या पता नहीं किसी का पूछा। तो उन्होंने कहा कि शामा नू कहो सानू शफा लैके देन, असी लत नहीं देनी। ठीक है, बदमाश टाइप आदमी। तो सईदा नू कहो तो दुआ कर दें, शाहरा नू कहो या कुछ जो भी, एकदम बंदा की कोशिश होती है कि टांग ना कटे। कहता कीड़े पड़े हुए थे उसकी टांग। कहता है कि ये इस तरह बोलता था एकदम, ये उन्हें कहता है कि शोर डालने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं वो पॉलिश पड़ी हुई थी, काली पॉलिश की हुई। कहते हैं उठा के कहते हैं ये इसकी टांग पे लगाओ, ये ठीक हो जाएगी। कह रहा है जी उसने कहा 100 बिस्मिल्लाह, वो जाके पॉलिश जो शू पॉलिश होती है वो ज़ख़म पे लगाता रहा। आज डॉक्टर साहब इस बात को 20 साल हो गए, मैं बंदा जिंदा, टांग भी ठीक है। तो हमें तो नहीं पता था। तो ये थोड़ी देर बात होती रही आपस में, लेकिन इस तरह की बात वो कर देता था, लेकिन वो ज़्यादातर हमारे में नहीं बैठता था और हमें उसकी एक्टिविटीज़ का नहीं पता था। हाँ, जॉब एक फैक्ट्री में वो कोई करता था और पैसे कहाँ जाते हैं क्या नहीं, ना शादी पे राज़ी होता था। तो अभी पिछले साल अम्मी ने ज़बरदस्ती उसकी मंगनी की थी, तो उसने कहा अच्छा कर दें। अब वो बीमार सा था, दर्द थी पेट में, उसको लेके हम ओकाड़े में पता नहीं पाक पता नहीं फिरते रहे। फिर उन्होंने कहा इसे लाहौर ले जाएं। हम उसे लाहौर लेके जा रहे थे और वो फ़ोन पे कह रहा था कि कल इतने बजे जनाजा है, तुम लोग आ जाना। कहते हैं डॉक्टर साहब हम लाहौर पहुँचे हैं, वो चला भी गया हुआ था एम्बुलेंस में, पता नहीं चला। और अगले दिन उतने बजे जनाजा हुआ और अब दोनों मियाँ बीवी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम आपको बता नहीं सकते कि उस इलाके में इतना बड़ा जनाजा कभी हुआ नहीं, हमें समझ नहीं आ रही कि ये लोग आ कहाँ से गए।
और वो रो रहे थे, उसकी चारपाई पे गिर रहे थे, और हर बंदा ये कह रहा था कि इसने मेरा महीना लगाया था, ये मेरी फलां काम में मसरूफ़ था। हमें ये नहीं पता कि इतना कमाता कहाँ से था और वो कौन लोग थे। तो मैंने उसे हंस के कहा कि मैंने शाह साहब आपको पहले भी कहा था कि सैयदों में भी एक सैयद होता है, ठीक है, उससे बचना होता है। वो ड्यूटी का बंदा था, वो चला गया। बाकी अब आप लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें, उसकी एक ड्यूटी थी। तो वो ड्यूटी जो है वो आले नबी औलाद अली के ज़ुम्मे है, वो ऑटो चल रही होती है। और ड्यूटी में फ़र्क है। बाबा जी ऐसे बच्चे को सैफ ज़ुबान कहते थे। वो जैसे उसने कहा ना पॉलिश लगा दो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। अब वो है कि जो कह देता है वो हो जाता है। वो एनी मुझे बता रही थी, पता नहीं क्यों आप बात कर रही थी, अब्बास की बात कर रही थी, तो मुझे एनी और उसका जेठ याद आ रहे थे, ठीक है। वो आले नबी औलाद अली की अपनी ड्यूटियां हैं, इनका अपना कोई हिसाब है। फिर वो ये कहते थे कि वो कुछ ऐसी बातें कर देता था जो हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि इसको कैसे पता है, तो वो इंटरनेशनली हो भी जाती थी। और बड़े आराम से बात कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं होना, ये ऐसे होगा, और वो हो जाता था। तो हमें नहीं पता चलता था इसके पास खबर कहाँ से आती है, क्या बोलता है या क्या नहीं बोलता। तो सादात में ऐसे बच्चे होते हैं ज़्यादा ज़्यादा, कुछ एक्सपोज होते हैं, कुछ छुपे हुए होते हैं, कुछ बिल्कुल नॉर्मल पैंट शर्ट में फिर रहे होते हैं या नॉर्मल दुनियादारी कर रहे होते हैं, कुछ ज़रा आप कहते हैं जी मजजूब है, रालें गिर रही हैं या होश में नहीं है। बहरहाल ये उसकी मर्ज़ी है, वही जानता है कौन खड़ा झूम रहा है, कहाँ झूम रहा है, ठीक है। चलो, अल्लाह ने आपको इस दर्द से गुजारा है, तो इस दर्द की दौलत को, एहसास को, ठीक है, वो आप आगे बांट सकते हो। और बाकी तो वो सरकार के पास, नाना जान के पास पहुंच गया। आगे उसकी अब आगे भी ड्यूटी होती है, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। आगे भी ड्यूटी होती है, ड्यूटी वाले की जान नहीं छूटती, उसकी आगे भी ड्यूटी होती है। आगे ड्यूटी और तरह की होती है, लेकिन ड्यूटी होती है। तो आपने मुझे कहा था कि करबला वाले नाम रखेंगे तो करबला तो गुजरेगी। बिल्कुल, हमने नाम इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, ठीक है। उन नामों के पीछे तो हिकमत है, उन्हें निस्बत से रखें ज़रूर। तो आप शान हुसैन रख लें, हुसैन रख लें, गुलाम हुसैन रख लें, ठीक है। एक तो असल में पुकारना जो है वो बहुत एहतराम से पढ़ना, मतलब आप अगर फ़ातिमा नाम रख देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, वो ये उन्हें करने रहे हमने, ये सारे हाइपर हो जाते हैं। आपने ही कहा था ना, मैंने इसलिए आपसे परमिशन ली थी कि इनको लेके आऊँ, क्योंकि ये मुझे आइडिया था। आप कह रहे थे ना कि वो क्वेश्चन करता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, उसको ले आना मैं। थैंक यू सो मच सर। और बस यही है कि इस सारे सिस्टम में सीख रही हूँ स्टिल, बहुत अभी तो नई स्टूडेंट हूँ। बाकी मैंने आपसे एक परमिशन भी ले ली थी, वो आपको सर वो जो चैनल की आप बात कर रही थी किसी, वो आप करें जैसे आपका दिल करता है आप करें। सही। बाकी सर बस सीख रही हूँ और आगे दुआ करा रही हूँ, बस यही है कि मखलूक का भला करती जाओ, लेकिन बेगर्जी और बेलौसी से मिलना कुछ नहीं इसमें से। थैंकलेस जॉब तो करना है, आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मखलूक की तरफ नहीं देखना। सर इतने बड़े दर्द के बाद ना आपको कोई इंटरेस्ट रहता भी नहीं है दुनिया में। आप चाहते हैं कि जितना किसी और, इतनी इस सारे सफ़र में इतनी ऐसी स्टोरीज हुई हैं जिसमें बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो वो अब ज़ाहिर है जब मैं थोड़ा होश मज़ीद आएगा तो उनसे बात करूँगी कि वीडियोस अपनी बना के जो भी टेस्टिमनी, लेकिन वही बात है कि बेगर्जी है और नहीं, ये बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। जी वो तो बिल्कुल। रियाना भाई अभी मेरे साथ हंस रही थी नीचे, वो मैं अतीक से पूछ रहा था कि मैं सऊदीया में था, तो मुझे इनका फ़ोन आया कि अतीक भाई को लो बैक में और टांगों में बहुत शदीद दर्द होती है रात को सिर्फ। तो मुझे कहती हैं कि वो बताते नहीं हैं, आपको पता है वो बोलते नहीं हैं, लेकिन वो टांगें उठा उठा के मारते हैं। चेक किया शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो, तो यही था कि शुगर ना ज़्यादा हो, ये ना वो। मेडिकली इन्होंने मेरे से मशवरा कर लिया। मैंने इन्हें कहा कि अच्छा ये मेडिसिन ऐसे चेंज कर दें, वैसे कर दें। वही बात अतिया वाली के आप तो खोए रहते हैं तो आपको पता ही नहीं होता। वहाँ पर 8-10 दिन रहे इस बात होने के बाद। उसके बाद एयरपोर्ट पर अतीक लेने भी आया, वहाँ मैं मिला। उसके बाद घर आ गए। फिर लास्ट संडे को भी हम इकट्ठे थे, वो मैच था कामी की तरफ, हम इकट्ठे ही देख रहे थे। फिर दरमियान में भी शायद मुलाकात नहीं, दरमियान में मुलाकात मेरी नहीं हुई, आज हुई। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे
मेरी बेगम पहले तो चुप रही, मैं रात को जब घर आता था बेड पे लेटता था, मेरी टांगों में बैक से नीचे इतनी दर्द होती थी कि मैं टांगें उठा उठा के मार, फिर कभी मैंने इधर होना उधर ना, फिर बेगम ना जाग जाए बेचारी, उसकी नींद ख़राब ना हो, कभी उठ के बाहर जाना, कभी सुबह 7 बजे तक जागना, फिर हॉस्पिटल चले जाना। वहाँ से जब वापस आना तो 2:30 बजे से लेके या 3 बजे से लेके और 5 बजे क्लिनिक टाइम, 5:30 तक मैंने सोना भी और कोई दर्द ना होना। लेकिन रात को जब मैंने वापस आना, कभी मैंने बेड को एक्यूज़ करना, कभी क्लिनिक की सिटिंग को एक्यूज़ करना, लेकिन ना मेरी दर्द ठीक हो। एक पूरा दिन मैंने फिजियोथेरेपी कराई, पेन किलर्स खाई, अतिया से स्टिक से कराया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आखिरकार कल परसों रात को अतिया की आंख खुल गई मेरी चीख से, मेरी एकदम कुछ ज़्यादा, मैं टर्न किया बेड में, शदीद दर्द हुई। मैं जानबूझ के ना मैच देख रहा था अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का। मैं अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था कि मैं ना अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर, ये एवं ही मैंने सर पे सवार कर ली ये दर्द जो मेरी है। तो पता नहीं, मेरे ख्याल अफ़गानिस्तान बांग्लादेश का ही मैच था, मैं वो हाइलाइट्स देख रहा था। तो लेकिन वो जितनी मर्ज़ी मैंने अपना ध्यान उधर करने की कोशिश की, वो दर्द इतनी थी, मेरी कहीं चीख निकली, मैं टर्न हुआ तो वो जाग गई। मुझे एकदम से कहती हैं कि खैर है, क्या हुआ है? तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा मुझे अतीक याद आ रहा है। तो परेशान हो गई, कहती क्या मतलब है? मैं कि यार अतीक को यही दर्द थी और मुझे उसने फ़ोन किया था बाजी ने और वो मेरी बात हुई थी। तो आज इस बात को 20 दिन हो गया, मैंने उससे पूछा ही नहीं कि तेरी दर्द का क्या हाल है। तो अभी मुझे एहसास हो रहा है कि वो बाजी बताती थी इसी तरह वो रात को तड़पता था, होता था। मैंने आके उसको भी नहीं पूछा और ख़ुद भी फंस गया हूँ, ये पता नहीं किस चीज़ की दर्द है। खैर मुझे कहती हैं ठहरे मैं दबाती हूँ, इन्होंने दबाने की कोशिश की, मैं कहा नहीं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह मैं उठा तो मैंने जानबूझ के अम्मी जी के बेड पे गया। मैं अम्मी जी के बेड पे भी रातों को लेट के देखा, अम्मी जी नहीं है, सऊदी हैं, अभी उन्होंने आना है। मैं उनके बेड पे जाके लेट जाता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं उधर गया तो मनाहिल और रेहाना बाजी आई हुई थी। तो इसको, मनाहिल को पता चल गया, मुझे कहती क्या है? मैं कहा मुझे दर्द हो रही है। कहती आप उल्टे हो। इसने भी मुझे थोड़ी देर खड़े होकर ऊपर से दबाती दबूती रही। मेरे जहन में अतीक आता रहा, लेकिन मैंने अतीक को फ़ोन नहीं किया। कल रात अजीबोगरीब थी, मुझे कोई दर्द नहीं हुई और आज सारा दिन मैं सोता रहा। अभी मैं आया तो फिर मैं रेहाना बाजी को पूछा, अतीक तो कहते हैं वो तो लेट गए हैं। मैं देखा तो जाग रहा था। मैं कहा तुम्हारा क्या हाल है? कहते मुझे क्या हुआ है? तो मैं यार मैं इस तरह 3-4 दिन जो है ना मुझे बड़ी दर्द हुई है। तो वो सेम स्टोरी नरेट करना शुरू हो गया कि हाँ ऐसी होती है, ऐसी होती है, वैसे। कहते यार ये क्या है? वो किसी टेस्ट में भी नहीं आई और फिर वो एकदम ही ठीक हो गई है। लेकिन तुम्हें पता है अतीक हमारे घर में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इंड्योरेंस वाला और ख़ामोश आदमी है और बहुत कम शेयर करने वाला, अपनी पेन नहीं बतानी जिसने। मतलब हमारे कई बार हुआ है कि वो गिर गया है जब, तो फिर पता चला कि इसको तो बहुत मसला है, कोई ये दर्द है। तो मुझे कहता है यार वो बड़ी अजीब दर्द थी, मेरी भी बस हो गई, इसको पता चल गया, नहीं रेहाना को पता चल गया। तो क्या था? मैं कहा मुझे नहीं पता। तो मुझे तो तुम याद आए तो मैं उस वक्त दिल में सोचूं कि यार मैंने उससे दोबारा पूछा ही नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। बात लंबी हो गई मेरी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसी दर्द के दौरान एक साहब हैं, वो फिजियोथेरेपी या उनका अपना तरीक़ाकार है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये मुझे थेरेपी दो या दर्द हो रही है। तो वो थेरेपी तो कर रहे थे, तो मुझे साथ वो कही जा रहे थे बार बार कि डॉक्टर साहब तुसी तो आप दुआ कराते हो कि दुआ करो ना, तुहाडी सूरत मानना नहीं ठीक होंदा। तो ये भी सुनना पड़ता है, ठीक है। और इसी हालत में मैं क्लिनिक कर रहा था। इस हालत में जिस वक्त मैं पेशेंट को सूरह रहमान सुनाता था, मेरी दर्द बढ़ती थी, मैं उसे कह भी नहीं सकता था, ठीक है। हाँ अपना ध्यान इधर उधर कर लेता था, या फ़ोन में कई बार फजूल सी फिल्म लगाई होती है, उधर से सूरह रहमान चल रही होती है, मैं कोई फजूल तस्वीरें देख रहा होता हूँ, ठीक है। और उससे कुछ थोड़ा सा कई बार फ़र्क भी पड़ता है। फिर ऐसे भी कई लोग आ गए, खुरम ने कहा कि जी मैंने अपॉइंटमेंट तो नहीं दी है। अब वो बंदा या बंदी बाहर आके आपने सर ख़राब, उसको फिर गुस्सा चढ़ता है, कहता है सर इनको आपका ख्याल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको कुछ अंदाज़ा अब हो जाता है। मैंने कहा यार तुम 5 मिनट के, अच्छा उसने इस मरतबा ये किया, उसने कहा मैंने अंदर किसी को नहीं आने देना, आप बाहर निकल के मिले, ठीक है। लेकिन 2-4 को ने ये किया कि उन्होंने किसी और की अपॉइंटमेंट, जैसे आपने अगर इनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी तो तकलीफ़ आपको हो गई, आपने इसको कहा मुझे जाने दे।
वो आ गए, वो ठीक हो गए, मेरी दर्द बढ़ गई। हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक भी हो जाती है। खुरम को पता चलता है, फिर वो लड़ता झगड़ता है या मेरे से भी करता है कि सर आपने सुबह 7, उसका ख्याल है कि आराम की कमी से होता है, या लेटने की कमी। ऐसी नहीं बात होती, ड्यूटी है नौकर की तो नखरा की, ठीक है। ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन कभी काम आएंगी क्योंकि तुम्हारे इरादे बड़े हैं। बहुत काम आती हैं आपकी बातें, और बहुत सीखा है और सीख रही हूँ। अल्लाह खैर करे। बाकी ये कि बहुत हौसला भी मिला इस सारे जो भी, अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि मेरे में तो कोई हिम्मत ही नहीं थी, मैं कैसी थी। और वक्त हम उसको मान जाते हैं, उसकी फाइनलिटी को, उसकी हिकमत को और उसके करम को, कि वो कुछ भी गलत नहीं करता। हमें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, हमें वारा खा रहा है नहीं खा रहा, माननी उसकी पड़ती है। हमारी समझ में आ रही है नहीं आ रही, हमारी बर्दाश्त में आ रही है नहीं आ रही, हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना, ठीक है। वो शुक्र सिर्फ यही नहीं है थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो शुक्र कई बार जो उसने दिया है उसको बांट देने में, जो खैर भी आप बांट सके यही शुक्र है उसकी खातिर। और अपनी अजीज़ तरीन चीज़ उसकी राह में दे देना, सरेंडर कर देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस दुनिया में रहते हुए मोहब्बत हो जाना, प्यार हो जाना, ताल्लुक़ बन जाना, और स्पेशली माँ के लिए बच्चों का, तुम क्या उसके बाल सूंघ रही थी, स्किन सूंघ रही थी, या उसकी फीलिंग्स अंदर रखना चाह रही थी, वो तुम्हारे अंदर से आया था, वो तुम ही तो थी, आप ही थी। और आपके मियाँ साहब दोनों उसमें थे, आप दोनों के लिए वो अब्बास था, वो शामिर है, वो हसनैन है, असल में सब एक है, ठीक है। वो है, वो उसको पहचानना पड़ता है ही एक है। उसके कई रंग और रूप हैं, कई मज़हर हैं, कई तरीके हैं, कई तरीके से सामने आता है। आप उसको ये थ्योरी में बयान करना शेर व शायरी है, नसर नगारी है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसे है, आप ही बाकी निराता आप ही। बाकी ये सब खेल, मौला हुसैन को ये समझ थी कि ये शिमर की क्या औकात है या किसी यजीद की क्या औकात है, ये तेरी रज़ा है तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये बातें मैं सोचता हूँ, मैं वहाँ गया बदर में, तो वहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई जाएगा, अब गवर्नमेंट ने उसको भी, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी सेव कर दिया है उस एरिया को, और उसको प्रमोट कर रहे हैं वो लोगों के लिए, और इजी कर रहे हैं, सहूलतें बना रहे हैं टूरिज़म के लिए भी। तो बदर का मैदान तो है, उसके इर्द गिर्द जाला लगा हुआ है, उसके साथ कुछ चीज़ें उन्हें प्रिजर्व की हैं, अभी कर भी रहे हैं। मस्जिद के हालात अभी नहीं इतने अच्छे थे, बहुत दूर दराज का इलाका, उसकी सफाई का, वॉशरूम्स का, लेकिन इमरान ने मुझे बताया कि यहाँ साथ ही जबल मलाइका है, शायद आप में से लोग गए हो। मैंने कहा वो क्या है, तो उसने कहा कि वो वाला पहाड़ है जहाँ पर बदर में फरिश्ते उतरे थे और उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। तो मुझे हंस के कहता है कि वो इन सारे पहाड़ों से डिफरेंट है। मज़े की बात यह है कि आप खुद जाके देखिएगा, उसने एक पहाड़ी सी थी, उस पर मुझे चढ़ा दिया, कहता पहले इस पर चढ़ जाए। तो पहाड़ सख्त पत्थर के पहाड़, मट्टी और पत्थर, कोई सब्ज़ा नहीं है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा फिर लिया, वो गाड़ी पे ले गया हमें जबल मलाइका पे, टोटल रेत का पहाड़ वो, बल्कि ऐसे जैसे किसी ने रेत वहाँ उतारी हुई है। लाइट शायद येलो, उन्होंने वहाँ लाइट्स का बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन चांदनी लाइट में भी वो येलो था, येलो रेत थी वो, जैसे सहरा होता है। बहुत बड़ा, बहुत लंबा वो पहाड़, और सिर्फ और सिर्फ रेत। अब उस पर आप चढ़ें, जितना मर्जी एथलीट हो, जितना मर्जी स्टेमिना हो, इतनी इतनी टांग अंदर जाती है, पाँव उठाना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे चूँकि वज़न कम होता है, ये तेज़ी से जाते हैं ऊपर, बड़ों के लिए बहुत मुश्किल सांस, लेकिन चढ़ भी सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि असल चीज़ इसमें ये है कि ये सारा इलाका जो है, इसमें ये अकेला पहाड़ डिफरेंट है, और इसे ही जबल मलाइका कहते हैं। और रवायत यही है कि इस पहाड़ पे फरिश्ते उतरे थे। मैं तो उसके ऊपर इसलिए चढ़ा कि अच्छा क्या फ़र्क है। मैं जब चढ़ा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये फरिश्तों का रनवे है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो किस फॉर्म में उतरे थे, कैसे आए, अल्लाह के लिए तो जो भी है, जैसे बच्चे सवाल करते हैं। लेकिन परिंदे जो होते हैं जब उतरते हैं, उनके पाँव भी नीचे से ख़ास होते हैं,
तो फरिश्ते परों वाले तो होते ही हैं और किसी स्पीड पे आए होंगे और काफ़ी दूर तक जहाज़ भागता है तो रुकता है जाके, रनवे पे भी बहुत दूर तक रुकना पड़ता है उसे जाके, और उसके पाँव भी ख़ास ज़मीन पे ही ठहर सकते थे। फिर अल्लाह कह रहा है कि मैंने बदर में एक ख़ास बारिश कर दी थी जिसकी वजह से उनके घोड़े और उनके लोग जो थे वो पाँव नहीं जमा पा रहे थे, लेकिन फरिश्ते जमा पा रहे होंगे क्योंकि उनके लिए वो शायद कोई ऐसा सिस्टम था। उसकी अपनी हिकमतें होती हैं। ये बात सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह करीम कहता है कि जब तुम्हारा मुकाबला मेरे मुनकरों से पड़ता है, काफरों से पड़ता है, तो ये सारे इल्म और अकल और अपने वसाइल पे भरोसा करते हैं। हम लोग भी वसाइल के पीछे जाते हैं। अब तो तुम लोग मुझे उस तरह से मानो जैसे मुझे मानने का हक है। तो जब इनसे मुकाबला पड़े तो ये तो अपने वसाइल पे और उसकी कैपेबिलिटीज़ पे कि जी हमारे पास इतने बॉम्ब हैं, इतने जहाज़ हैं, इतनी साइबर टेक्नोलॉजी है, इतना यूरेनियम है, इतना असला है, इतना गोला है, इतना बारूद है, इतने बंदे हैं। तो तुम्हारे पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वो मेरे पे ईमान है। तो तुम मेरे से वो उम्मीद कर सकते हो। वजह क्या है? वो कहता है तुम मेरे से वो उम्मीद कर सकते हो जो ये सोच भी नहीं सकते। यानी आप इम्पॉसिबल सोच सकते हैं कि अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वहाँ 313 खाली हाथ हैं, वहाँ 1000 बंदा है, घोड़े वाला, लदा हुआ, तलवारों वाला। अल्लाह कह रहा है कि मैंने उस दिन फरिश्ते उतारे थे, सरकार की दुआ भी और वो सारा कुछ। तो अल्लाह इस दुनिया में उसे वसाइल को वो मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं। लेकिन हमारा भरोसा वसाइल पे, ना डॉक्टरों पे, ना सर्जरियों पे, ना दवाइयों पे, ना वैक्सीनों पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम अल्लाह को उस तरह मानते हैं जिस तरह उसको मानने का हक है, और सिर्फ मुसीबत में नहीं, उसके लिए हम खुशहाली में भी फिर उसको मानते हैं। जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिविएट होने की और हम डिविएट ना हो, जब हमें मौके मिलते हैं कि हम किसी ताकतवर सीट पे हैं, जज बने हुए हैं, जर्नैल बने हुए हैं, बादशाह बने हुए हैं, शहनशाह बने हुए हैं, हमारे नीचे नौकर हैं, मुलाजिम हैं, बीवियां हैं, कमज़ोर हैं, औरतें हैं, हमें वहाँ खुदा याद हो। अगर वहाँ भी हमें खुदा याद हो तो फिर मुश्किल वक्त में वो ऐसे ऐसे काम और ऐसी चीज़ें दिखाता है जो अकल और इल्म नहीं कर सकती, हमारा महदूद इल्म और अकल नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ उस पहाड़ का, मैंने तो नहीं कहा कि मैं तो इसका नाम ही रख दिया कि ये रनवे है फरिश्तों का, कि इसी तरह फरिश्ते इस पर उतरे होंगे, लैंड किए होंगे, उसके बाद चढ़ते हुए भी उन्हें थोड़ी दौड़ लगा के चढ़ना होगा। ये अल्लाह मियाँ ने कोई उनके लिए बनाया, हमारे तो किसी काम का नहीं है। आज भी इस पर चढ़ा नहीं जा रहा, उतरा नहीं जा रहा, ये अजीबोगरीब सी चीज़ है। लेकिन और पूरे इलाके में मीलों तक वो अकेला डिफरेंट पहाड़ है, अल्लाह ही जाने क्या है। और अल्लाह ने अगर उस वो पहले नहीं था और उस रात हुआ, शायद बिजली कड़की, बिजली गिरी किसी मट्टी में और वो रेत बन गई, उसके बाद फरिश्तान आए, लैंड किए, और बाकी जो हुआ वो हिस्ट्री है, वो सब जानते हैं, हमारी समझ से बाहर था। तो हमारे ज़ुम्मे सिर्फ कोशिश करना है उस पे भरोसे पे, बाकी करता वो अपनी मर्ज़ी है, उसकी प्लानिंग है। उसके प्यारे होते हैं मौजूद, उनके सदक़े वो बहुत कुछ करता है, उनसे भी ड्यूटी लेता है, वो भी उसकी ड्यूटी की चीज़ें ही होती हैं। और प्यारे उसको सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा हैं जिनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, जो जितना ज़्यादा उस पर भरोसा, जितना ज़्यादा उस पर मर मिटता है, बहरहाल उसका उतना हक होता है कि वो फिर उतना प्यारा भी हो उसके लिए। सदात की तरह ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले